मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। द गोल्डन पर्स ग्रुप ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमने शुरुआत की थी 1 जुलाई सीए डे, डॉक्टर्स डे के दिन से, इसको हम पूरा 1 वर्ष से निरंतर सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। हम सभी महिलाओं के लिए काफी सारे टॉपिक्स लिए हैं। यहाँ पे नियर अबाउट 50+ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और इसमें हमारी को टीम मेंबर्स का भी साथ रहता है और भी गेस्ट स्पीकर्स भी होते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे करके इसका कारवा आगे लेके चले हैं। तो आइए, आज भी हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ नया सीखने, जानने के लिए। तो ये हमारा आज सेकंड है, सीरीज का सेकंड एपिसोड है, जिसके बारे में हमें गाइड करेंगी हमारी को टीम मेंबर सीए पायल सारडा जी, जो कि चेन्नई से है। जय श्री कृष्णा पायल दीदी। जय श्री कृष्णा पूजा दीदी। आई वेलकम यू ऑल टुडे। आज का सेशन हमने ओपन फॉर ऑल रखा है, सो एवरीवन कैन जॉइन दिस सेशन एंड टेक द बेनिफिट ऑफ व्हाट CWM हितेश जी विल स्पीक अबाउट। तो लास्ट सेशन में हम लोगों को हितेश जी ने बताया था कि हमें मनी कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें लेट तो नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और इज इट टू अर्ली टू इन्वेस्ट। बट अभी और उन्होंने ये बताया था कि घर में आइडल पैसा मत रखिए। बेसिकली इन सब चीजों का एक ही चीज बताने का तरीका है, समझाने का मतलब है कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी कैश रखा है घर में, तो जो बेसिक फंड्स है आपके सेविंग्स का, वो तो आप अपने घर पे रखिए। बट जो आपका इन्वेस्ट करने लायक, जो आपका 20% सेविंग्स में रखिए, जैसे हमने पहले सेशन में भी देखा था 50-20-30 रूल ऑफ 72, ये सब हमने पहले सेशंस में देख चुके हैं। तो अगर जितना पैसा आइडल पड़ा है आपका, तो उस आइडल फंड को आप प्लीज उसको इन्वेस्ट करिए। सो ये हम सबका गोल्डन पर्स टीम का, विभू, एवरीवन इज VLF टीम इज वांटिंग यू टू इन्वेस्ट समवेयर। बिकॉज जब तक आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं करेंगे उस चीज के लिए, तब तक आप हमसे, आपको वो टॉपिक इन डेप्थ भी समझेगा नहीं जब तक आप उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं करेंगे, वेदर इट इज FD, RD, गोल्ड बॉन्ड्स, क्रिप्टो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो वी आर देयर फॉर यू व्हेनेवर यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस। एंड नाउ टुडे, आज के टॉपिक में हितेश जी हमें समझाएंगे कि लास्ट में हम देखा था इज इट टू लेट फॉर इन्वेस्टिंग। आज हमें बताएंगे कि हम मिस्टेक्स क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त, क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हम लोगों से भूल चूक हो जाती है इन्वेस्ट करते टाइम। तो इसमें हमें समझाएंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें पॉलिसीज पर ध्यान से पढ़नी चाहिए, जो भी बेसिक माइन्यूट डिटेल्स है। तो वो सब माइन्यूट डिटेल्स जानने के लिए चलिए आज हम बात करते हैं हितेश जी से। हितेश, वी वेलकम यू। Thank you so much, Payal ma'am. Thank you. Thank you so much, VLF and Golden Purse team, for giving me this opportunity. And thank you so much, everyone, for joining in. आपका प्रीशियस टाइम आप लोगों ने दिया है। हम नेक्स्ट 45 मिनट साथ में रहने वाले, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर पेन एंड पेपर टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, यू कैन डेफिनेटली आस्क दोस क्वेश्चंस इन द एंड। जैसे वेबिनार कंप्लीट होता है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सो I'll share my screen. I hope my voice is clear and screen is visible. Yes, Hitesh, it's visible. Okay, thank you. Welcome. So once again, thank you so much for joining in, guys. So आज का जो टॉपिक है, it is all about top common investing mistakes that beginner commits and how we can avoid those mistakes. So एक 6-7 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए फाइनेंशियल एडवाइजरी में। मैं काफी क्लाइंट से मिलता हूँ और काफी क्लाइंट से इंटरेक्ट भी किया है इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो मैंने देखा है कि काफी ज्यादा लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। ये सारी मिस्टेक्स मैंने भी की थी जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, आज से 10-11 साल पहले। सो उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको यहाँ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। बट जो भी डाउट्स आएंगे ना, वो हम सेशन के एंड में कवर करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, मेकिंग मनी और मैनेजिंग मनी? शायद इनको आपने देखा होगा, केबीसी के सीजन में इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, बट उसके बाद ये पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। 4th सीजन में इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, बट कहीं ये सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं कर पाए और एज ए रिजल्ट ये बैंकरप्ट हो गए और नाउ ही इज वर्किंग एज ए टीचर। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने मिलते हैं, नॉर्मल लोगों के नहीं, सेलिब्रिटीज के भी कई एग्जाम्पल हमें देखने मिलते हैं कि बिकॉज ऑफ पुअर मनी मैनेजमेंट
वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मनी. देखिए, अर्निंग मनी इज इंपॉर्टेंट बट मैनेजिंग मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसका एक टाइम है. हमारा जो वर्किंग लाइफ है दैट इज लिमिटेड. बट हमें पैसा जब से हम स्टार्ट करते हैं, 1 साल का बच्चा क्यों ना हो, खर्चा वहीं से शुरू होता है. और जब तक हम ये लाइफ है हमारी तब तक हमारे खर्चे शुरू रहते हैं. सो इसीलिए मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, तो क्या मिस्टेक्स है ऐसी जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम बार बार करते हैं इन्वेस्टमेंट में इन द बिगिनिंग. तो फर्स्ट पॉइंट इज, आर यू रियली रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट्स. हम इन्वेस्टमेंट्स की तो बात कर रहे हैं बट ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट रेडी हो चुके हैं या नहीं. हमने हमारे लास्ट सेशन में बात की थी सेविंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस के बारे में, तो उसको हम टच नहीं करेंगे वो एरिया को. बट अभी हम समझेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट रेडी है या नहीं. तो कब हम इन्वेस्टमेंट रेडी होते हैं? तो सबसे पहला सवाल, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. सबसे पहला पॉइंट, आर यू एडिक्वेटली इंश्योर्ड, आर यू कवर्ड. देखिए, एज अ ह्यूमन लाइफ हमारी एक वैल्यू होती है. हम लोग जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट इनकम रेंज है, हर कोई डिफरेंट टाइप का पैसा, डिफरेंट पैसा कमाता है और वो पैसे पे कोई ना कोई डिपेंडेंट होता है हमारे यहाँ पे. तो जो भी बंदा पैसा कमा रहा है, अगर आपकी इनकम पे आपकी फैमिली डिपेंडेंट है तो आपका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. ये सबसे पहली स्टेप है. तो एक एग्जांपल देता हूँ रफली. जैसे समझ लीजिए आप साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं और आपके फैमिली में 3 और मेंबर आपकी ये इनकम पे डिपेंड करते हैं. तो साल का 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं. सपोज अगर कल कुछ मिस हैपनिंग हो गई, आप नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, तो आपका जो लॉस होगा वो तो डेफिनेटली बहुत भारी रहेगा फैमिली पे. बट जो फाइनेंशियल लॉस होगा, हर साल जो 10 लाख रुपए आप कमाते थे वो लाइफस्टाइल बन चुका था फैमिली का, क्योंकि वो इनकम पे डिपेंडेंट थी फैमिली. जो भी लोन्स थे, जो भी खर्चे थे, वो सारी चीजों से पूरे होते थे. बट अगर अब वो 10 लाख रुपए नहीं आएंगे तो वो खर्चे कहाँ से टेक केयर होंगे? तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है. तो एटलीस्ट हम जो भी साल भर में पैसा कमाते हैं उसका 20 to 25 टाइम्स हमें इंश्योर्ड रहना है. तो अगर आप 10 लाख साल का कमा रहे हो तो आप समझ लीजिए आपका लाइफ इंश्योरेंस मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ का होना चाहिए. सिंपल लॉजिक है ये. अगर आपके ऊपर बाकी के मेंबर डिपेंडेंट है तो कैसे काम करेगी ये चीज? कल को आप नहीं भी रहे तो 2 करोड़ रुपए जो मिलेगा, अगर घर वाले बिना दिमाग के उसे एफडी में भी पार्क कर देते हैं तो 6% के हिसाब से 12 लाख रुपए साल के आएंगे. तो आपका इनकम जो है वो सेक्रीफाइस नहीं होगा. सो ये लॉजिक होता है. तो फर्स्ट थिंग वी शुड ऑलवेज डू बिफोर इन्वेस्टिंग, हमें ये देखना है कि हम एडिक्वेटली इंश्योर्ड है या नहीं. 10, 20, 25 लाख का इंश्योरेंस हमारे लिए नहीं है. हमें जो इंश्योरेंस चाहिए वो एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स चाहिए, क्योंकि हमारा साल भर का इनकम इज 10 लाख. अगर हम 25 लाख का इंश्योरेंस ले भी लेते तो 2-2.5 साल में पैसा खत्म हो जाएगा. तो इट इज नॉट सफिशिएंट. सो वी शुड बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग जर्नी. देन वी शुड हैव इमरजेंसी सेविंग्स. ये फंडामेंटल रूल्स है फाइनेंस के. क्यों इंपॉर्टेंट है? कोविड ने हम सबको सिखा दिया. जब सब कुछ बंद हो गया था तो जिन लोगों के पास सेविंग्स थी उन लोगों ने चला लिया, जिनके पास सेविंग्स नहीं थी उन्होंने काफी सफर किया. तो ये रूल है कि आपका जो भी बेसिक खर्चा होता है ना, जितना भी खर्चा, बेसिक नेसेसिटी खर्चा, वो एटलीस्ट उसका 6 से 12 महीने का खर्चा हमने इमरजेंसी सेविंग में रखना है. इमरजेंसी सेविंग से मेरा मतलब है हमारे बैंक के अकाउंट में रख सकते हो आप, लिक्विड फंड्स में रख सकते हो. ये आपको बचाता है इमरजेंसी से कोई भी. ठीक है, अब आप एडिक्वेटली एक बार इंश्योर्ड हो गए, आपने इमरजेंसी सेविंग टेक केयर कर ली 6 महीने से 12 महीने की, बेसिक नेसेसिटी खर्चा जो भी है. इसके बाद आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आप इसीलिए पैसा नहीं कमा रहे हो कि ऐसी कोई रैंडम कुछ आ जाता है, हेल्थ वाइज एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें हमें बड़ा खर्चा लग गया, तो उस चीज के लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते. तो ये खर्चा नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम ये जो पोटेंशियल लॉस है ये इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर कर देते हैं छोटा सा प्रीमियम पे करके. तो हमें एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, 6 से 12 महीने का सेविंग चाहिए. इतना हो गया, नाउ यू आर इन्वेस्टमेंट रेडी. अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो डेफिनेटली. नाउ लेट्स मूव अहेड. मिस्टेक नंबर 2, ये बहुत हेवीली होती है मिस्टेक. नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस विथ इन्वेस्टमेंट्स. और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने 7 सालों में. जितने लोगों से मैं मिलता हूँ मेजोरिटी लोग ये गलतियां करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस मिक्स करते हैं. और ये अगर आपने किया तो इसमें क्या होता है,
आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस कभी नहीं मिलता और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो प्रॉपर रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाते, वो बिलो एवरेज रिटर्न देते हैं आपको। तो आपका पैसा तरीके से काम नहीं करता, उतनी पेस से काम नहीं करता जितना हम चाहते हैं। तो पैसा जो है वो आपका रिटर्न नहीं देगा और इंश्योरेंस आपको एडिक्वेट नहीं मिलेगा, तो आपका जो पर्पस है वो कंप्लीटली डिफीट हो जाएगा। तो आपको इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स नहीं करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। देखिए कई लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस ही मेरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम LIC के इंडोमेंट मनी बैक प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। कई बार हमें ऐसे प्लान मिलते हैं कि अब 10 साल पैसा डालो, 12वें साल से 1-1 लाख रुपए निकालते जाओ। तो ये जो प्लान होते हैं ना, इसे इंडोमेंट और मनी बैक प्लान कहते हैं। तो कई लोग इसमें इन्वेस्ट काफी ज्यादा करते हैं, उन्होंने लगता है ये उनका इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें इंश्योरेंस भी मिक्स होता है और इन्वेस्टमेंट भी मिक्स होता है। तो कंपनी जो है वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट तो करती ही करती है, बट इंश्योरेंस का भी पैसा लेती है। तो इसमें जो आपके रिटर्न बनते हैं ना, वो 5, 5.5, 6% के ऊपर से रिटर्न नहीं बनते। IRR आपका इतना ही बनता है। और जो आपका इंश्योरेंस होता है वो कभी भी एडिक्वेट नहीं होता। आप 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख इतने से कवर होते हो। और मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि इतना इंश्योरेंस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है अगर हमारे फैमिली मेंबर हमारी इनकम पे डिपेंड करते हैं तो नेवर मिक्स बोथ ऑफ दिस, दोनों को हमें अलग रखना है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है इन्वेस्टमेंट्स है, ये है आपका इंश्योरेंस, और ये है प्रॉब्लम एरिया, बीच का जो एरिया। अगर आपने इसे मिक्स किया तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रिटर्न्स आपके बिलो एवरेज आएंगे, 5, 5.5, 6% के ऊपर आपको रिटर्न नहीं आएंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था पिछले 40 साल की महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट 6.5-7% है, तो निगेटिव रिटर्न आएंगे और आपका इंश्योरेंस कवर एडिक्वेट नहीं रहेगा। तो क्या फायदा ऐसे इंश्योरेंस का जो एडिक्वेट नहीं हो? कल को फाइनेंशियल लाइफ का लॉस भी हो गया तो इंश्योरेंस कवर तो है ही नहीं ना एडिक्वेट, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हमारा सही नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है इससे बचने के लिए? हमें इंश्योरेंस जो होता है ना वो हम प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, ये भी चीज समझ लो एक बार। इंश्योरेंस हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, और जो इन्वेस्टिंग हम करते हैं ना, ये प्रोटेक्शन के लिए है फैमिली के। और ये इन्वेस्टिंग हम वेल्थ क्रिएशन करने के लिए करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए करते हैं। और 5-6% से पैसा अगर हम बनाएंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव नहीं हो सकता एक लाइफ में, हमने लास्ट सेशन में कवर किए। इंश्योरेंस ये है, इसलिए हम लेते हैं प्रोटेक्शन की, कुछ फ्यूचर में अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो उसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सो द राइट अप्रोच इज कि इन्वेस्टमेंट आपका अलग होना चाहिए, इंश्योरेंस अलग होना चाहिए, और आपकी सेविंग्स डिफरेंट होनी चाहिए। आपको कंबाइन नहीं करना है इन चीजों को कभी भी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नाउ अनदर मिस्टेक, डिले इन इन्वेस्टिंग। हम इन्वेस्टिंग पे तो बहुत बात करते हैं, बट क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में डिले करते जाते हैं। और ये जो डिले है ना, इसका एक कॉस्ट होता है। जितना डिले हम करते हैं उतना हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, उतने हमारे गोल्स भी डिले होते हैं। हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो गोल्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो हम जितना डिले करेंगे उतने हमारे गोल्स भी डिले होंगे। Not investing at all is a costly mistake. Keeping all your cash in bank account means that money loses its purchasing power due to rising rate of inflation. Purchasing power जो होता है पैसे का, हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। अगर पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, राइट? तो जितना हम डिले करेंगे उतना हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। Some people are so scared of investing that they never ever begin and lose out of something compounding effect that can happen over long term. तो अगर कोई फियर है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इस चक्कर में डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो कंपाउंडिंग बेनिफिट हमें मिल सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, वो नहीं मिल पाता। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, मिस्टर कुमार स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 40 एंड मिस्टर सिंह स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 30। ठीक है। अब इनने मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए मिस्टर सिंह ने, और इनने मंथली 15,000 किए। तो इनने कब किए? जब ये 30 ईयर्स के थे। इनने स्टार्ट किए जब ये 40 ईयर्स के थे। ठीक है। तो ये 10,000 के SIP इनने स्टार्ट किए। SIP मतलब ये समझ लीजिए कि मंथली पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने। ठीक है, मंथली पैसा इन्वेस्ट किया उनने, पैसा इन्वेस्ट किया फॉर 30 ईयर्स, यानी वो 30 के है, और 30 से 30 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपनी एज के 60 तक, 10,000 रुपए हर मंथ। ठीक है। अब उनका टोटल इन्वेस्टमेंट इतने 30 सालों में कितना हो गया? 36 लाख। ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया, 15,000 इन्वेस्ट किया फॉर 20 ईयर्स, 40 से शुरुआत की, 60 में रिटायर हुए और 20 साल तक इनने इन्वेस्टमेंट किया, तो इनका भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 36 लाख, इनने 15,000 किए, ठीक है। अब इनका रिटायरमेंट अमाउंट कितना हुआ, 5.5 करोड़, और इनका रिटायरमेंट अमाउंट जो है वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। अमाउंट दोनों ने सेम इन्वेस्ट किए, बट इन्होंने अर्ली स्टार्ट किए। तो ये जो रिटर्न बनाया है ना, इसका कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, 15% से हमने रिटर्न काउंट किया है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बात कर रहे कि इन्वेस्ट कहाँ किया गया है, हम ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कब शुरू किया गया इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया और उसके 10 साल बाद इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने भले ही पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया इनसे, बट रिटर्न इन्होंने ज्यादा बनाया क्योंकि टाइम इनके फेवर में था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्होंने 30 साल 15% से अपना पैसा कंपाउंड किए, इन्होंने भी 20 साल किए कंपाउंड। तो ये इनका जो पैसा बना है, कॉर्पस जो बना है रिटायरमेंट, वो बना है 5.5 करोड़, इनका बढ़ा है 2 करोड़। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ मैथ्स देख रहे हैं हम कि हम अगर 15% से अपना मल्टीप्लाई करते हैं पैसा फॉर 30 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, तो ये फिगर हमें मिलते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। अगर बच्चे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो जैसे ही कोई बच्चा आता है उसके बाद तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज उनका रिस्क एपेटाइट सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस होते हैं लाइफ में, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा रिस्क एपेटाइट कम होता है। तो अगर कोई इनबॉर्न है तो उनके पास बहुत लंबी लाइफ है, क्योंकि उनके भी गोल्स होते हैं, हायर एजुकेशन होता है जब वो 18 कंप्लीट करते हैं, उनके पास मैरिज होता है, उनके पास अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका कैपिटल। सो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो वहां पर हम छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट करें ना, तो हमें ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वॉरेन बफे ने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, और उनका बोलना है कि मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल वेस्ट किए। तो अब सोचिए 11 साल से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, उनका ये बोलना है कि 11 साल जो है वो मैंने वेस्ट किए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे चलेगा, बट अर्ली स्टार्ट करना है, डिले नहीं करना है। ये देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर, अब कहाँ करना है वो बात की बात है, हम अगर करते हैं 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट, 25 की एज, 30 की एज, 35 की एज, 40 की एज और 45 की एज, यहाँ पर हमने ऐसे 5 एग्जाम्पल लिए। अब रिटायरमेंट की एज सबकी 60 की है, तो 25 वाले के पास 35 साल है, 30 के पास 30 साल है, 35 वाले के पास 25 ईयर्स है रिटायरमेंट को, 40 वाले के पास 20 ईयर्स है और 45 वाले के पास 15 ईयर्स है, ठीक है। अब इन सब ने 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अगर आपने 8% से पैसा बनाया, तो इन्होंने बनाया 1.2 CR, इन्होंने बनाया 80 लाख, इन्होंने बनाया 50 लाख, इन्होंने 30 और इन्होंने 20, और हमने हमारा पैसा 12% से कंपाउंड कर लिया यहाँ पे। तो इनके 3.2 करोड़ बन गए, इनके 1.8 करोड़, इनके 0.90 लैक्स, इनके 30 लैक्स। इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,000 का। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर है चीजें। अगर आप लोगों को चीजें क्लियर है तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम देखते हैं, नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है इन्वेस्टिंग में, नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि हमारे इन्वेस्टिंग गोल्स जो है ना वो डिफाइन नहीं होते, वो क्लियर नहीं होते, हम डाउटफुल होते हैं। तो किस तरीके से हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए? जब भी हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अब गोल्स किस टाइप के होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स। देखिए फाइनेंशियल गोल्स में एक गोल सकता है कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, बड़ा पैसा बनाना है। जैसे वेल्थ, किसी के लिए वेल्थ क्रिएट करना है ना 5 करोड़ रुपए जमा करना है, किसी के लिए वेल्थ क्रिएट करना है ना 50 करोड़ है। ये रिलेटिव चीजें हैं, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है। तो वेल्थ क्रिएट करना भी एक गोल है, जैसे 1 करोड़ अचीव करना है इन्वेस्टिंग करके, इट कैन बी अ गोल, वेल्थ क्रिएशन। देन रिटायर अर्ली, किसी का ये गोल हो सकता है कि मेरे को मेरी एज के 45 में रिटायर होना है। किसी का ये गोल हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में मेरे को घर लेना है खुद का। किसी का ये हो सकता है कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है तो इस साल मेरे को टैक्स प्लानिंग करके टैक्स सेव करना है। किसी का ये होता है कि 2 साल में मैं कार लूंगा। किसी का है कि मुझे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कैपिटल चाहिए, तो वो गोल है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं। जैसे मैरिज है, मैरिज में खर्चा होता है, हायर एजुकेशन है, देन रिटायरमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि हम हमारी एक लाइफ स्पैन है जिसमें हमारा, जब हम कमाते हैं पैसा, पैसा बनाते हैं, एक्टिव इनकम जो है उसका एक लाइफ स्पैन है कि हम इतने ही साल काम कर सकते हैं, हम लाइफ टाइम काम नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट मनी सो दैट इन फ्यूचर हम ये सारे गोल अचीव कर पाए और वहां पर हम हमारी वेल्थ को एंजॉय कर पाए।
ये जब गोल्स हम अचीव कर ले, क्योंकि हम ही तो हम पैसा बना रहे हैं, उसके बाद हम सिर्फ पैसा खर्चते हैं, बना नहीं पाते। तो इसलिए ये गोल्स डिफाइन होना बहुत जरूरी है। और कैसा होता है ना, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, हर किसी के गोल डिफरेंट है, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में डिफरेंट स्टेज पे है, डिफरेंट इनकम है, डिफरेंट स्पेंडिंग हैबिट्स है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट, वेरी पर्सनल। तो दो लोगों की ये चीज सेम नहीं हो सकती। तो अपने अपने पर्सनल गोल होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले हमें पर्पस डिसाइड करना है क्या, उसके बाद होराइजन, कि जैसे आने वाले, समझ लीजिए कोई एक गोल पे हम बात करते हैं, जैसे अभी जो है आप 40 हो, समझ लीजिए 40, और आपको रिटायर होना है इन 55, व्हेन यू विल बिकम 55। तो हमारे हाथ में 15 साल है, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि अगर मेरे को रिटायर होना है तो मेरे को कितना अमाउंट लगेगा रिटायरमेंट के टाइम पे, कि मैं अगर उसके बाद रिटायरमेंट भी ले लूं तो मैं लाइफ टाइम अपना जीवन जो है आसानी से बिता सकती हूँ, ठीक है। तो पर्पस डिसाइड हो गया, वाई, होराइजन डिसाइड हो गया, 15 साल हमारे हाथ में। कॉस्ट ऑफ गोल हमें आज ही डिसाइड करनी है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमें ऐसे डिसाइड करते हैं कि आज मेरा मंथली खर्चा कितना है, समझ लीजिए 20,000 है मंथली खर्चा, तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, 5-6% से बढ़ रहा है, तो मैं 5% का इन्फ्लेशन लगा दिया, और 15 साल बाद मैं 15 साल बाद ये खर्चा कितना रहेगा वो इन्फ्लेशन से काउंट हो जाता है। समझ लीजिए 5% से मैंने लगा लिया, तो मेरा ये 20,000 का जो खर्चा है वो 35,000 रहेगा, आज से 15 साल बाद 40,000 रहेगा, फॉर एग्जाम्पल। कि आज जो 20,000 खर्चा लग रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ी, कि 40,000 मुझे लगेंगे हर महीने के, तो साल के 4,80,000 लगेंगे। और मैं ये बोलता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 70, तो 55 माइनस 70 ने 15 साल मेरे को जीना है, तो 15 साल मेरे को हर साल 5 लाख रुपए आने चाहिए। तो उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा? तो सपोज वो अमाउंट 1 करोड़ है, तो मेरा गोल हो गया 1 करोड़ फॉर रिटायरमेंट। तो मुझे ये मिल गया कि 1 करोड़ जमा करना है, अब 15 साल मेरे पास है, तो ये गोल बन गया। इस तरीके के हमें गोल डिफाइन करने हैं, क्लियर गोल, रिलायबल गोल। अब हम ये देखेंगे, ये हमने बात की जैसे अज्यूम व्हाट रेट कॉस्ट ऑफ गोल इंक्रीजेस ईयरली, ये इन्फ्लेशन हो गया। डिसाइड हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक फॉर दिस गोल। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 15 साल हमारे पास है इन्वेस्टिंग को, तो हमें रिस्क कैसी लेनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, जहां भी हमें इन्वेस्ट करना है। बट उसके पहले रिस्क प्रोफाइल डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से एसेट अलोकेशन डिफाइन होगा। फॉर्मुलेट एन एसेट अलोकेशन सुटेबल एज पर द अजम्पशन इन द प्रीवियस स्टेप। एसेट अलोकेशन क्या है कि आपका जो पूरा 100 रुपया अगर है तो कहाँ जाएगा? पूरा 100 रुपया एक जगह नहीं जाना चाहिए। तो 20 रुपए, 10 रुपए अपने गोल्ड में डाल दिए, 30 रुपए अपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 30 रुपए अपने रियल एस्टेट में डाल दिए, 10 रुपए अपने पीपीएफ में डाल दिए। इसको हम कहते हैं एसेट अलोकेशन, जो हर किसी का डिफरेंट होता है, क्योंकि रिस्क हर किसी के डिफरेंट है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए। आप चाहे तो एक बार में पैसा डालिए, आप चाहे तो मंथली डालिए, वीकली डालिए, फोरनाइटली डालिए, आपके हिसाब से। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना है कंटिन्यूस प्रोसेस में, और रीबैलेंस करना है इफ नीडेड। और आप इन सारी चीजों में किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सहायता ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ हमें इन्वेस्टमेंट को हमारी प्लान करना है, डिफाइन करके गोल। अगर हम गोल डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? रैंडम इन्वेस्टिंग होगी। आज आप इन्वेस्ट करोगे, 2 साल बाद पैसा विड्रॉ कर लोगे, क्योंकि उसे कोई गोल अटैच नहीं है। और अगर आपने गोल अटैच करके रखा है कि ये मेरे बेटे की मैरिज की एसआईपी है, ये मेरे बेटे की हायर एजुकेशन की एसआईपी है, तो आप उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। ये डिफरेंस होता है गोल डिफाइन करने में और रैंडम इन्वेस्टिंग में। सो ऑलवेज डिफाइन गोल बिफोर इन्वेस्टिंग। अब फाइनेंशियल गोल जो होते हैं ना, वो होते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म गोल जो है वो समझ लीजिए 1-1.5 साल 2 साल के आसपास के, मिड टर्म गोल आपके 2 से 5 साल के आसपास के, और लॉन्ग टर्म गोल आपके ऐसे गोल जो 5 साल प्लस के हैं, जैसे रिटायरमेंट, मैरिज, हायर एजुकेशन, ये लॉन्ग टर्म गोल है। मीडियम टर्म गोल कौन से है? कि लोन खत्म करना है, कार लेना है, ये मीडियम टर्म गोल हो गया। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकते हैं आपके? कि नेक्स्ट ईयर मेरे को यूएस विजिट करना है, तो उसके लिए मेरे को 3 लाख रुपए जमा करना है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। तो इस तरीके से हम गोल्स को डिफाइन करते हैं। तो जितने, अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग होती है, मीडियम टर्म है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टिंग होती है, और शॉर्ट टर्म है तो उसके हिसाब से रिस्क के। जो शॉर्ट टर्म गोल है उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ सेविंग, लिक्विड और एफडी में ही जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये देखिए फाइनेंशियल गोल्स के एडवांटेजेस क्या है। इंडिविजुअल अटेन देयर मॉनेटरी गोल्स, हम हमारे गोल्स अचीव कर पाते हैं। गोल्स हमने डिफाइन किए हैं तो हमें पता रहता है कि हम शॉर्ट जा रहे हैं या नहीं, तो हम सेविंग्स और ज्यादा करने लगते हैं, डिसिप्लिन हमारा और हो जाता है, तो रिजल्ट हमारे साथ में आने लगते हैं। और ये हमें इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। टाइप्स हमने देख लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। फीचर्स क्या होते हैं? मैंने बोला कि गोल शुड बी मेजरेबल, शुड बी अटेनेबल,
स्पेसिफिक शुड बी रियलिस्टिक। जो हमने रिटायरमेंट का गोल लिए थे तो वो रियलिस्टिक भी है, स्पेसिफिक भी है, 1 करोड़ जमा करना है, अटेनेबल भी है और मेजरेबल भी है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। देन अनदर मिस्टेक जो होती है हमसे, वो होती है कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए समय नहीं देते, इम्पेशेंट होते हैं। हमारा जो पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड है ना, वो हमने डेट में इन्वेस्ट करके रखा है, LIC के प्लान, PPF, जो हमें पता है 6% से ऊपर रिटर्न नहीं देने वाला। और जो हमारा शॉर्ट टर्म का पैसा है ना, वो हम डालते इक्विटीज में 1 साल 2 साल 3 साल, जबकि होना एग्जैक्टली उल्टा चाहिए। इक्विटीज में, बिजनेस में आप जब कभी इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेते हो। आप भी बिजनेस करते हो तो लॉन्ग टर्म, कभी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। तो जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। और जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, जो हमें पता है 6% 5% देने वाली है, वो सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है, क्योंकि टाइम हमारे फेवर में काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर हमने देखे थे लास्ट सेशन में, टाइम हमारे फेवर में काम करता है। तो इसीलिए टाइम देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में आप देखिए, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हमने पर मंथ फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से शुरुआत हुई, देखिए ये अमाउंट इन्वेस्टेड है, 20 सालों में 2,40,000 इस तरीके से इन्वेस्ट हुआ। बट वो देखिए उस पर हमने जो रिटर्न बनाया वो धीरे धीरे कैसे ग्रो हुए। पहले 10 साल में 2x हो गए, ठीक है, और अगले 10 साल में वो 10 लाख हो गया, ना 4x हमारा पैसा बन गया, 240 का 10 बन गया। तो आप जितना समय दोगे, आप इसे और 10 साल दोगे ना, तो ये 10 के 20 और 20 के 40 होते हुए दिखेंगे आपको। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाउ टाइम फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। समय देना है। तो इसलिए हम गोल डिफाइन करते हैं। रिटायरमेंट का गोल है तो पता है 15 साल, अगर बच्चा 5 साल का है, 18 साल के एजुकेशन के हिसाब से गोल लिया है तो पता है 13 साल का गोल है। तो गोल डिफाइन करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। और अगर हमने चीजें रैंडम तरीके से की तो हम ये बेनिफिट नहीं ले सकते। देन अनदर मिस्टेक, पुटिंग ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं सिर्फ रिलायंस का ही शेयर लेता हूँ यार, पूरे लाइफ रिलायंस का ही शेयर लिया है। तो उनने क्या किया, एक रिस्क ले ली। अगर कल को रिलायंस को कुछ हो गया तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही, मतलब ये आइडिया सही नहीं है। आपको इतनी कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क कहीं भी नहीं लेना है। कोई भी एक एसेट क्लास में आप पूरा पैसा नहीं डालोगे आपका कभी भी। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना है आपके इन्वेस्टमेंट को। थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। क्योंकि अक्रॉस द ईयर अगर आप देखोगे ना, तो सारे एसेट क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर साल रियल एस्टेट चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट हर साल चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि गोल्ड हर साल चलेगा। सबका अपना टाइम आता है। तो हमें हमारे 100 रुपए को सही तरीके से मैनेज करना है। कभी भी किसी एक जगह पे पूरा पैसा नहीं डालना है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क होती है ये। तो राइट डाइवर्सिफिकेशन इज द की। राइट डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत डाइवर्सिफाई कर दिए, ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, 10,000 की SIP में 1,000 की 10 SIP खुलते हैं, ये हो गया ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो ऐसा भी नहीं करना है। एक राइट डाइवर्सिफिकेशन है जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कराता है, ठीक है। देन ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने काफी एक्सपीरियंस की है मेरे क्लाइंट्स के साथ, फॉलोइंग द क्राउड ब्लाइंडली एंड कॉपिंग अदर्स। जैसे मेरे फ्रेंड ने SIP स्टार्ट की 10,000 की, तो मैं भी आता हूँ कि यार उसने स्टार्ट की, उसने जो फंड में डाला है मेरा भी डाल दे। बट बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद को समझना कि मेरे गोल्स क्या है, मेरी अर्निंग क्या है, मेरी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, मेरे गोल्स कैसे है, मेरी रिस्क कैसी है। किसी को कॉपी करना इज रियली बैड आइडिया, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आप किस रिस्क से बिलोंग करते हो। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी पर्सनल, जो हमें खुद को समझने की बात करनी चाहिए। किसी को ब्लाइंडली कॉपी करना, क्राउड को फॉलो करना बहुत बैड आइडिया है। और अभी तो हम सोशल मीडिया एज में हैं, तो यहाँ पर तो हमें हर रैंडम डे कोई ना कोई एडवाइस करता है। तो हमें ऐसे टाइम पे कॉशियस रहना है, खुद को समझना है, और हमारे गोल्स, हमारे रिस्क के हिसाब से हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिस्क। देखिए, रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें हमारी रिस्क प्रोफाइल करनी होती है। हमें समझना होता है हम किस कैटेगरी के इन्वेस्टर है। हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लो है, मॉडरेटली लो है, मॉडरेट है, हाई है, या एक्सट्रीमली हाई है। और इसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। ये चीजें देखने के बाद
क्योंकि अगर मेरी रिस्क प्रोफाइल लो है तो मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालूंगा। अगर मेरी रिस्क प्रोफाइल हाई है तो मैं LIC के प्लान और FD में अपना पैसा नहीं रखूंगा। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल डिफाइन करती है आपका एसेट एलोकेशन। और आपकी रिस्क प्रोफाइल कौन डिजाइन करता है? आप खुद। मतलब ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइजर आपको उसमें हेल्प करते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, समझा जाता है आपका बिहेवियर, उसके बेसिस पे डिजाइन होती है आपकी रिस्क एपेटाइट कि आप बैलेंस कैटेगरी इन्वेस्टर हो, अग्रेसिव हो, ओवर अग्रेसिव हो, मॉडरेट हो या कंजर्वेटिव हो। तो खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर हम लो रिस्क प्रोफाइल में और हम बोलेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल रहे हैं तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऐसा क्लास है जिसमें आज अपने 1 लाख रुपए डाले, कल वो 5 भी हो सकते हैं या तो वो सीधे सीधे 10,000 भी हो सकते हैं। तो उस टाइप का रिस्क होता है उसमें। तो अगर मेरी रिस्क प्रोफाइल ही उतनी नहीं है तो मैं वहां पैसा नहीं डाल सकता और ना मैंने डालना चाहिए। So understanding risk profiling is very important. देखिए रिस्क टॉलरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमें रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस को फाइंड आउट करना है। लो रिस्क, हायर द रिस्क, हायर विल बी द रिटर्न, बट हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके भी अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कंसीडर करना होता है? टाइम होराइजन हमारा क्या है, कितने समय के लिए हम पैसा डालना चाहते हैं, क्या अमाउंट है, हमारे गोल्स क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। लॉन्ग टर्म का पैसा है तो हम थोड़े रिस्की एसेट क्लास में डालेंगे, शॉर्ट टर्म का अगर पैसा है तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हम हमारी रिस्क को मैनेज करते हैं। हमारा कंफर्ट क्या है एसेट क्लासेस के साथ, इन्वेस्टिंग नॉलेज कितना है, मार्केट अप और डाउन डेली बेसिस पे होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं कि हमें हाई बीपी हो जाता है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं बट हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कभी महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे और रियल रिटर्न कभी भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट हमने देखे थे जहां पर अगर हम महंगाई को बीट नहीं करते तो हमारे रिटर्न बनते ही नहीं, हम सिर्फ सेव करके रह जाते हैं पैसा। आज जो हमारा पैसा है वो 10 साल बाद सिर्फ सेव हो पाता है, परचेसिंग पावर इसकी सेम रहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है। ये देखिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, वेरी कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल में क्या होता है। बॉन्ड को समझ लीजिए, FD समझ लीजिए, टाइमिंग 50% पैसा FD में डाल दिए, 30% कैश लेके बैठे और 20% स्टॉक में डाले, तो ये हो गया कंजर्वेटिव यानी लो रिस्क प्रोफाइल। 80% पैसा मेरा सेफ है, 20% में मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, 40% में मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, 60% मेरा सेफ है। देन बैलेंस में क्या हो रहा है, 50-50, 50% पे रिस्क लिया जा रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है और 50% मेरा FD में पड़ा है। तो ये हो गया आपका बैलेंस। ये हो गया अग्रेसिव जिसमें 20% FD में डाला है, 5% कैश में, 75% स्टॉक में डाला है। वेरी अग्रेसिव में मेजोरिटी पैसा स्टॉक्स में है, बाकी का पैसा बॉन्ड्स में, कैश में है, 15-20% पैसा सिर्फ। तो इस तरीके से रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से 10% गोल्ड, 70% इक्विटी, इस तरीके से भी लेते हो। और एक और अप्रोच ये होता है कि जो भी आपकी एज है उसको आप माइनस कर दो। जैसे अगर आप 30 ईयर्स ओल्ड हो तो आपके पास 70% इक्विटी होनी चाहिए और 30% आपके पास डेट होनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें बहुत पर्सनल है। मैं कंप्लीटली इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ आफ्टर माई इमरजेंसी फंड, क्योंकि मेरे को इक्विटी समझ आता है और मेरा रिस्क टेकिंग प्रोफाइल हाई है। तो ये मैं नहीं फॉलो करता, मैं एट टाइम्स 90% भी इक्विटी में होता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, नो मैटर कोई वॉट, जो भी रिस्क प्रोफाइल आपका हो, जिस भी टाइम हमारी कंट्री में ब्लैक स्वान इवेंट होता है, ऐसा इवेंट जिसकी वजह से मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है और मार्केट गिर रहा है, वो टाइम पे आपको पैसा जरूर डालना चाहिए। जब जब मार्केट 10% और 20% गिरेगा आपको बहुत पैसा डालना चाहिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा एनालिसिस और पैरालिसिस में नहीं जाना है। मार्केट 10%, 15%, 20% करेक्ट हो रहा है तो वो टाइम पे पैसा जरूर डालिए। अच्छे म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप कंपनीज में, बैलेंस फंड में, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आप बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज फॉलो करिए, ये प्रूवन फॉर्मूला है। जब जब ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा, आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, वहां पर आपको पैसा डालना। जैसे कोविड हुआ था, जैसे वॉर डिक्लेयर हुआ था, वो टाइम पे जब मार्केट गिरा, तो ऐसे टाइम पे आपका बड़ा पैसा बनता है और रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये मिस्टेक्स बहुत बार होती है, नॉट फॉलोइंग एसेट एलोकेशन, रैंडम इन्वेस्टिंग, कहीं पे भी पैसा डाला जा रहा है कॉपी करके, किसी को, किसी ने कुछ कर दिया तो मैंने भी वो स्टार्ट कर दिया। एसेट एलोकेशन नहीं है, यानी हमें नहीं पता हमारा 100 रुपए किस तरीके से मैनेज होना चाहिए। हमारे रिस्क के हिसाब से, हमारे गोल के हिसाब से ये सारी चीजें डिजाइन होती है। अब देखिए एसेट एलोकेशन क्या होता है, आपका जो पैसा है ना, ओवरऑल समझ लीजिए आपने प्लान किया 5 लाख रुपए डालना है, तो 5 लाख को एक जगह नहीं डालना है हमें, तो
5 लाख के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत है। हम एफडी में डाल सकते हैं, हम स्टॉक्स में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, हम बैंक में रख सकते हैं, हम क्रिप्टो में डाल सकते हैं। तो हमारा पैसे को कहाँ डालना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये रिस्क प्रोफाइल पे डिफाइन करता है। तो इसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। ये हमारा पोर्टफोलियो 5 लाख का, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। तो टाइम होराइजन सबसे पहले गोल डिफाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। फिर रिस्क एपेटाइट हमें पता है और उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं हमारा पर्सनल एसेट एलोकेशन कि 60% यहाँ, 5 यहाँ, 15 यहाँ, 20 यहाँ, और ये हमारा सैंपल पोर्टफोलियो। इसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। अब जब कभी मार्केट में कोई ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, जैसे कोविड हुआ, तो वो टाइम पे हमें यहाँ पे काम करना है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन लेना है कि मेरा व्यू चेंज हो गया मार्केट को लेके, तो अब मेरे पोर्टफोलियो में को फिर से ध्यान देना है, रिव्यू करना है और रीबैलेंस करना है इफ नीडेड। तो ये होता है एसेट एलोकेशन। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये रिटर्न को बूस्ट करता है, आपके रिस्क को रिड्यूस करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और आप प्लान के साथ जब स्टिक करते हो तो रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ये होता है एसेट एलोकेशन। ये देखिए डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस में आपको बता देता हूँ। ये है कैश। कैश में आप लिक्विड फंड, सेविंग बैंक अकाउंट, ऑनलाइन वॉलेट्स, हार्ड कैश, ये सारे सबसे सेफ है, सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड, आप जब चाहो कैश कर सकते हो इनको। उसके बाद ये इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, स्टार्टअप की फंडिंग, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक्स। जैसे यहाँ पे इन्फोसिस, रिलायंस, इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। ईटीएफ्स यानी क्या होता है, ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देन इंडेक्स फंड यानी निफ्टी सेंसेक्स को बाय कर सकते हो आप। स्टार्टअप फंडिंग यानी जो अर्ली एज स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो नया नया बिजनेस समझ लो, जो वो नए बिजनेस में पैसा डालना है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना। देन फिक्स्ड इनकम में क्या ऑप्शंस है, एलआईसी की इंडाउमेंट पॉलिसीज, डेट के म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट, बॉन्ड्स, आरडीज, एफडीज, ये हो गए आपके फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। रियल एस्टेट में REIT, कमर्शियल प्रॉपर्टी, बंगलो, प्लॉट, फ्लैट, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कमोडिटीज में कॉर्न, व्हीट, क्रूड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आप सिल्वर और गोल्ड पे फोकस करो। यहाँ पे इंडिया में ये एसेट क्लास में काफी इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो रियल एस्टेट में ओनरशिप ऑफ फिजिकल स्पेस है, गोल्ड सिल्वर में ओनरशिप ऑफ गुड्स है, तो यहाँ पे टच एंड फील है, इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड इनकम में हम क्या करते हैं, किसी और को पैसा लेंड करते हैं, वो हमें ब्याज के साथ पैसा वापस करता है। इक्विटी में क्या करते हैं, हम किसी के बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हैं, उसके बिजनेस में उसके साथ पार्टनर बनते हैं, जब वो पैसा बनाता है, उसका बिजनेस ग्रो करता है, तो हमारा पैसा बनता है। ये होता है इक्विटीज में। बट मेजोरिटी लोग हमारे यहाँ इक्विटीज में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, स्पेकुलेशन करने के लिए। कैश में क्या है कि यार कितने जल्दी मैं अपना पैसा कैश में कन्वर्ट कर पाऊँ, तो जो इमरजेंसी पैसा है वो यहाँ रहता है, लॉन्ग टर्म का पैसा यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ये जो है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और बाकी आपका सेफ पैसा जो है मीडियम टर्म का, वो यहाँ रहता है। तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए द एसेट एलोकेशन किल्ट। ये जो स्लाइड है, इसमें आपको ये देखने मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट एसेट क्लासेस परफॉर्म करते हैं। जैसे ये पर्टिकुलरली देखिए, 2010 में गोल्ड ने 24% रिटर्न दिया, 2019 में 27% दिया, 18 में 8% दिया। तो यहाँ पर हर साल कोई ना कोई डिफरेंट एसेट क्लास चल रहा है, तो बहुत जरूरी है ये फॉलो। अगर आपने किसी एक ही चीज में अपना पैसा डाल दिया, तो आप रिस्क ले रहे हो वो पर्टिकुलर एसेट की, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर साल डिफरेंट चीजें वर्क कर रही है। कभी लार्ज कैप चल रहा है, कभी मिड कैप चल रहा है, तो हर टाइम पे डिफरेंट चीजें वर्क कर रही है। यहाँ पे मिड कैप ने निगेटिव रिटर्न दिए है, अगर आप देखोगे तो हर टाइम पे डिफरेंट एसेट क्लासेस चल रहे हैं। ये स्लाइड हमें वो बताती है। तो बहुत जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन करना सही तरीके से। सबका टाइम आता है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आता है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न बंच में आते हैं, कंटिन्यू लीनियर रिटर्न नहीं आते कि हर साल 12-15 देगा। किसी एक साल आके 80% दे देगा, किसी साल नेगेटिव देगा, किसी दिन म्यूटेड रिटर्न देगा। तो ये फर्क होता है। ये भी स्लाइड आपको वही बताती है कि गोल्ड ने कैसे रिटर्न दिया है, इक्विटी ने, कैश ने कैसे रिटर्न दिया है। देन अगेन वन ऑफ द मिस्टेक जो हम करते हैं, फॉलोइंग बैड एडवाइस बट सोशल मीडिया। और अभी ये फैट बहुत ज्यादा हो चुका है, सोशल मीडिया पे हर कोई सही एडवाइस नहीं देता, ये हमें ध्यान में रखना है। न्यूज और सोशल मीडिया से थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि हमें उन लोगों से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लेनी जिन्हें हमारा पर्सनल फाइनेंस ही नहीं पता, हमारा पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ही नहीं पता। तो बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के फैट से दूर रहना। कई लोग इसमें जेन्युइन भी है, सही एडवाइस भी देते हैं, बट कई लोग ऐसे भी है जो रैंडम एडवाइजेस देते हैं। तो बहुत जरूरी है पहले अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन समझना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। सो
थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गेम ऑफ फुटबॉल वेयर टीम वर्क इज रिक्वायर्ड, रादर इट इज अ गेम ऑफ चेस वेयर ईच इंडिविजुअल हैज टू प्लान फॉर हिज यूनिक नीड एंड सिचुएशन। तो ये कोई टीम प्लेयर वाला गेम नहीं कि मैं इसको फॉलो कर लूँ उसको फॉलो कर लूँ, ये है खुद को समझने वाला गेम। खुद को समझो, खुद का रिस्क एपेटाइट, खुद के गोल्स, खुद का एसेट एलोकेशन, एंड देन प्रॉपर प्लानिंग एंड देन इन्वेस्टिंग। सो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए और ये सारी मिस्टेक्स हम जनरली करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वेबिनार, so let me know if you have any question. थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हुआ है आज का। Thank you so much ma'am. आप सभी से नम्र निवेदन है, जिनके भी मन में जो भी क्वेश्चंस है आप या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हैंड रेज कीजिए। जी सर का कांटेक्ट नंबर जरूर से मिल जाएगा, आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा जल्द ही। Thank you so much everyone for appreciation. Can we have your number? Yes sure, why not. अभी कौन से फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए मैम? देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो 100 रुपया उसको सही तरीके से प्लान करना है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। रिस्क प्रोफाइल समझ लेना है और बैलेंस अप्रोच लेना है हमें, कि थोड़ा पैसा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। बट मैं डेफिनेटली आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि आप इंडिया में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आने वाले 10, 20, 25 साल के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ इंडिया पे। इंडिया इज अ प्रॉस्परस कंट्री, यहाँ पर हर किसी का पैसा बनने वाला है और इंडिया में कॉर्पोरेट्स तो पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेफिनेटली इक्विटीज में। तो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले इन एसआईपी फॉर्म एज पर योर चॉइस। धीरे धीरे पैसा डालिए, लर्निंग कंटिन्यू रखिए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। तो आप इस तरीके से म्यूचुअल फंड में प्लान कर सकती है अपना पैसा। इक्विटीज में डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहती है तो इंडिया में म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो देयर आर मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि इंडियन इक्विटी मार्केट में आपको जरूर एंट्री लेनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अमाउंट मैटर नहीं करता, समय मैटर करता है। थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड हितेश। सो आइए हितेश, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इक्विटी में कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए मैम? ऐसे आप पर्टिकुलर शेयर का क्वेश्चन मत पूछिए, रादर आप फोकस करिए कि अगर आप एकदम बिगिनर है ना तो कोई पर्टिकुलर एक शेयर में इन्वेस्ट करके रिस्क मत लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि आप एक शेयर में इन्वेस्ट करेंगी कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क हो जाएगा। अगर वो चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो क्या। तो आप रादर अगर आप बिगिनर हो तो पार्टिसिपेट करिए थ्रू म्यूचुअल फंड। वो क्या करते हैं, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया उसको बाइफरगेट कर देते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स में। तो दैट इज बेटर अल्टरनेटिव फॉर यू एज अ बिगिनर। स्टार्ट विथ इक्विटी म्यूचुअल फंड, और अगर एकदम बिगिनर हो तो लार्ज कैप के साथ जा सकते हो, या तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, वो ज्यादा बेटर चॉइस रहेगा। कैन वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल बेसिस लाइक देयर एनी आइटम व्हिच इज ऑलरेडी इन मार्केट वेयर वी कैन इन्वेस्ट एवरी मंथ फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव? थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। यस देयर आर ऑप्शंस, बट इतना आसान अभी नहीं है जितना इक्विटीज में है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये भी हो जाएगा कि आप कर पाएंगे। अभी भी आप कर सकते हैं बट इतना आसान नहीं। अगेन मैं आपको बोलूंगा, रादर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकते हैं ये सारी चीजें। जो भी स्पेस पे आप बुलिश हो, अगर आप रियल एस्टेट में बुलिश हो तो डेफिनेटली इंफ्रा में भी बुलिश होंगे। इंफ्रा, सीमेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज, तो वो आप कर सकते हो। और आपको ये ऑप्शन सून मिल जाएगा जहां पर सीमलेस चीजें होने लगेगी। अवेलेबल है बट इतना सीमलेस नहीं है अभी। टू टेक एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वी ऑल आर बिलोंग फ्रॉम नागपुर। तो नागपुर में ऐसा कल्चर नहीं है कि कहीं एडवाइजर, ऐसे कोई एडवाइजर आपको नहीं मिलेगा जो फीस चार्ज करता है, और फीस देते भी नहीं है क्लाइंट्स। तो आपको एडवाइजर कैसे मिलते हैं? जो आपको कंसल्ट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट करवाते हैं म्यूचुअल फंड्स में,
और उनको फिर वो एएमसी जो है कमीशन शेयर करती है। तो एज सच वो कोई फीस चार्ज नहीं करते, बट इंपॉर्टेंट इज टू फाइंड राइट फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके फेवर में काम करे, आपको जो प्रोडक्ट सूट करे वो दे, आपके गोल के लिए काम करे। तो ऐसे कोई पैसे हेलो, गुड चार्ज नहीं आफ्टरनून करता है। सर। गुड आफ्टरनून मैम, बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, समझो अभी मेरी एज 45 है ओके और मैं म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम ये शुरू करी एसआईपी, ओके और मुझे 5,000 ही डालना है क्योंकि अभी मैं शुरू में उतना ही रिस्क ले सकती। राइट। तो मैंने ओके, पूरा इक्विटी में डालना चाहिए कि नहीं इक्विटी, मैम, डेट, नहीं नहीं, पूरा हाइब्रिड, इक्विटी ऐसा में मत जो डालिए हो? आप। अब जस्ट जस्ट जर्नी की हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा इक्विटी में नहीं डालिए। उसमें भी हम सही हाँ तरीके हाँ से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे आप 5,000 सोचते हो, आपका एज प्रोफाइल है 45 ईयर्स। आप मेरे को ये बताइए हाँ हाँ कितने टेन्योर के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहती है, कितने टेन्योर तक आप पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे? 20। 20 ईयर्स। हम्म 20 ईयर्स देखिए बहुत बड़ा टाइम होता है, तो आप अपना रिस्क ले सकती है, कोई इशू नहीं है। तो आप इसमें ना हम्म 70% तक भी जा सकती है इक्विटी में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20 ईयर का टेन्योर आप ले रही है। और एक चीज ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, और मार्केट पे ध्यान रखते जाइए। जब जब मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट होता है ना, 2%, 3%, 5%, तब तब आप अपना पैसा डालिए, ज्यादा करके डालिए। तो आप एक सही एसेट एलोकेशन इसमें इस तरीके से ले सकते हो कि आप बैफ कैटेगरी के भी फंड आते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें क्या होता है, जब मार्केट बहुत ऊपर होता है ना, तो फंड मैनेजर इक्विटी में उतना प्रपोर्शन में इन्वेस्ट नहीं करते, और जब मार्केट बहुत नीचे होता है तो अपना इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो वो डायनामिक कैटेगरी है। तो वो एक कैटेगरी आप ले सकते हो। वो कैटेगरी के साथ, बैफ कैटेगरी के साथ आप स्मॉल कैप एक छोटा सा अमाउंट ऐड कर सकते हो। तो ये तो अगेन डिपेंड करता है, आपके साथ बैठना पड़ता है, 1-1.5 घंटा बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है रिस्क प्रोफाइल, और उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है कि किस फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट कराना है। व्हाट आर ब्लू चिप फंड, आर दे सेफ? ब्लू चिप यानी हमारे देश में जो टॉप की कंपनीज होती है ना, जैसे जिनकी हिस्ट्री भी है, जैसे एसबीआई देख लो आप, एचडीएफसी देख लो, आईटीसी देख लो, ये कंपनीज जो है 3-4 डिकेड से है हमारे कंट्री में, जो आज भी सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रही है। तो इन टाइप की, इन ब्रीड की जो कंपनीज होती है ना, वो होती है ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप, जैसे आप बॉलीवुड जानते हो, तो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन इज ब्लू चिप कैटेगरी। एक एग्जांपल देने के लिए, ताकि आप रिलेट कर पाओ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में इज ब्लू चिप प्लेयर। तो उस तरीके से जो कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही है काफी टाइम से है, वो हो गई आपकी ब्लू चिप कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, टॉप कंपनीज हमारे देश की। अगर आप आईटी सेक्टर में देखोगे तो टीसीएस मिलेगी, इन्फोसिस मिलेगी, आपको रिलायंस मिलेगी। एफएमसीजी में जाओगे तो आईटीसी एचयूएल मिलेगी। तो ये जो कंपनीज है, ये ब्लू चिप कंपनीज होती है, जो टॉप होती है, जो बड़ी होती है, जिनका साइज बड़ा होता है। ऑफ कोर्स इनमें इन्वेस्टिंग करना इज सेफ एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एज कंपेयर टू, बट कंप्लीटली सेफ नहीं है। अगर कुछ आता है तो डाउनफॉल डेफिनेटली आ सकता है, यानी आपका कैपिटल नीचे जा सकता है। सर, पर आपके हिसाब से इक्विटी ज्यादा सेफ है, डेब्ट नहीं और नहीं 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 हाइब्रिड नहीं ये नहीं नहीं सबसे? नहीं, इक्विटी हाँ, इज, वही इक्विटी क्या कंफ्यूज है? हो रहा है। देखिए हाँ इक्विटी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी को आप हाँ समझ लीजिए हिस्सेदारी किसी के बिजनेस में। आप इक्विटी ले रहे हो मतलब किसी के बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे हो। तो आपको ये समझना होगा कि बिजनेस में जब हम हिस्सेदारी लेते हैं तो बिजनेस में ऊंच नीच हो सकती है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस पैसा बनाएगा तो आप भी एज ए शेयर होल्डर पार्टनर पैसा बनाओगे। डेट क्या होता है? किसी को उधार देना और उससे इंटरेस्ट कमाना, जो कि सेफ है एज कम्पेयर टू इक्विटी। और हाइब्रिड जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इन दोनों का मिक्सचर है। तो इन दोनों का मिक्सचर कैसा होगा? बैलेंस होगा, समझ रहे हो? तो बहुत रिस्क नहीं लेना है तो थोड़ा ये ले लो, इस तरीके से किया जा सकता है। इक्विटी यानी किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना, सिंपल एकदम। ओके। तो वहां पर रिस्क हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि बिजनेस शॉर्ट टर्म में हो सकता है हैम्पर कर जाए। जैसे कोविड आया था तो प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ बंद था, तो बिजनेस नहीं चल रहे थे कहीं सारे, तो इसीलिए प्राइजेस नीचे आ गई थी। वो शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट आया था, बट जैसी चीजें बेटर होने लगी आज प्राइजेस ऊपर है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। हाँ, यानी इक्विटी डेब्ट इस दोनों में बीच में हाइब्रिड है। हाँ, मतलब इन दोनों का मिक्सचर इज हाइब्रिड, समझ लो आप। हाँ हाँ हाँ, वही रिस्क हाँ जो है वो हाँ डिवाइड होगा, तो हाँ। हाइब्रिड में थोड़ा थोड़ा पैसा ये आपने है। किसी को उधार दे दिया है जो वापस बैच के साथ आएगा, हाँ थोड़ा पैसा आपने किसी को बिजनेस करने के लिए दे दिया है, तो वो जब कमाएगा तब आएगा। तो जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो इक्विटी में जाएगा, जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो डेट में जाएगा, क्योंकि वो सेफ रखना है। अब आपका एज प्रोफाइल बहुत, मतलब आप 45 ईयर्स हो, तो आप एकदम से 100% इक्विटी भी ले लो, वो भी सही आइडिया नहीं है, क्योंकि हम्म। मार्केट अभी नियर टॉप है।
और आप 20 बिगिन भी की कर रहे हो जगह समझो 20 की जगह समझो मैंने सोचा कि नहीं 10 साल ही लेना, देखिए मैं आपको तो फिर लॉजिक बता कैसा? देता हूँ, देखो लॉजिक बताता हूँ। हाँ हाँ लॉन्ग हर किसी हाँ। जिससे भी आप मिलोगे वो आपको बोलेगा इक्विटी में पैसा डालना है तो लॉन्ग टर्म डालिए। इसका लॉजिक क्या होता है? इक्विटीज में रिटर्न जो है ना वो बंचेस में आते हैं। बंचेस से मेरा मतलब है कि समझ लीजिए आपने 10 साल की एक साइकिल ली, तो 10 साल में 2 साल ऐसे आएंगे जिसमें कोई साल आपको 80% रिटर्न मिल जाएगा, कोई साल आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा। बचे हुए जो 8 साल है ना, उसमें से हो सकता है 4-5 साल में 5-6%, 7-8% रिटर्न मिल जाए, 1-2 साल में रिटर्न ही ना मिले, म्यूटेड रहे, और 1-2 साल निगेटिव रिटर्न भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं, जेनरिक एडवाइस कि लॉन्ग टर्म के लिए रहो, क्योंकि कोई ये स्पॉट नहीं कर सकता कि वो जो मल्टीबैगर ईयर आने वाला है ना, ब्लॉकबस्टर ईयर, वो कौन सा रहेगा, हमें नहीं पता। इसलिए हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। तो आप समझ लो एक बुल रन, एक बेयर रन, हर 5 साल में एक साइकिल चलती है ऐसे। अभी हम एक बुल रन में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहो, ताकि कोई 2-3 साल अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न ना भी दे तो उसके बाद कोई ना कोई एक साल आएगा जब पूरे पिछले 3-4 सालों के पाप धुल जाएंगे और वहां पर रिटर्न बन जाएगी, जैसे 2020 में आया। तो इसीलिए वो लॉजिक से कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। तो आप 10 साल दे रहे हो, 10 साल इज अ वेरी गुड टाइम, 2 साइकिल हो जाती है। यहाँ से 10 साल अगर आपको लगता है, सिर्फ इतना लगता है कि हमारा देश ग्रो करेगा इंडिया, तो आप पैसा डालिए, आपका पैसा भी ग्रो होगा। जी ठीक है। पर वो मुझे वही कंफ्यूज हो रहा था, 10 साल डालना तो पूरा इक्विटी में डालना कई चाहिए, बार आप अभी डेट डालोगे में, 6 महीने में भी रिटर्न आ हाइब्रिड। जाएंगे, जरूरी नहीं हाँ है। हाँ। अगर आपका किस्मत अच्छा है, आपने वो टाइम पे डाल दिया, मार्केट अच्छा चल गया, तो 6 महीने में भी रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि ये आप लकीली ब्लॉकबस्टर ईयर में आ गए। तो 10 साल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर पैसा निगेटिव हो गया तो आप पेशेंस रखो, साइकिल चेंज होगी, क्योंकि हर कंट्री में साइकिल्स चेंज होती है, बिजनेसेस की नहीं, साइकिल होती आपने है अपनी। काफी क्लियर की कंसेप्ट, यानी कंफ्यूजन दूर हो गया। थैंक यू थैंक यू। कल्पना जी। Yes, it is advisable to keep your money in equity, not only for 10 years. I am just saying that keep your horizon long. दिमाग में ये रखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है, तो अगर नीचे भी आ गया तो हमें वेट करना है, ये मैं कह रहा हूँ। बट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक जनरल आंसर भी दे देता हूँ। देखिए, इंडिया इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7% और 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो 13% से पूरा देश ग्रो कर रहा है। तो आप आने वाले फ्यूचर में 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इक्विटी मार्केट से, सिंपल लॉजिक से, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो। बहुत दिमाग नहीं लगाना है तो इंडेक्स में पैसा डालो, और जब जब मार्केट गिरे तब थोड़ा ज्यादा डालो। 5 की SIP है तो मार्केट गिरता है तो 10 डालो। तो एक सिंपल लॉजिक से मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले एक फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 डिजिट के रिटर्न इंडिया में बनने चाहिए, और बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, बट अप्रोच सही होना चाहिए। एनी मोर क्वेश्चंस? कितना व्हाट, रिटर्न इज राइट हितेश? कितना? रिटर्न इज राइट, कल्पना ठाके जी ने कराया क्वेश्चन। एक मिनट, कितना रिटर्न इज राइट? यस। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। इफ यू आर हाई रिस्क टेकर, देखिए आप क्या करते हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो। आप सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, 2 डिजिट का रिटर्न आपके लिए ठीक है। रिस्क प्रोफाइल अगर आपका बैलेंस है तो मैं बोल रहा हूँ 12 से 14% के रिटर्न आपके बनेंगे। बट अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, ट्रेडिंग भी करते हो, काफी चीजें करते हो, हाई रिस्क प्रोफाइल एसेट में इन्वेस्ट करते हो, तो उस हिसाब से फिर रिटर्न बढ़ते जाता है। बट आप इंडिया में हो और इन्वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले कुछ समय में आप 12 से 14% की रिटर्न एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। बट हमेशा एक चीज याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में रिटर्न लीनियर नहीं आते, बंचेस में आते हैं। तो कभी अब आपको ऐसा मिले कि 3 साल मार्केट नहीं चल रहा है तो SIP बढ़ा दीजिए और खुश रहिए जब जब मार्केट गिर रहा है, क्योंकि आप सस्ते दाम में खरीद रहे हो यूनिट्स। जब मार्केट बढ़ रहा है तो पॉज कर दीजिए, जब गिर रहा है तो और जम के खरीदिए। बट SIP में कंटिन्यू रखिए इन्वेस्टमेंट। किसी ने पूछा है व्हाट फैक्टर्स वी हैव टू टेक इन माइंड व्हाइल टेकिंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस सो दैट बीइंग स्टक इन टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स। हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ी चीजें ट्रिकी होती है। आपको ना कभी भी ये देखना चाहिए कि रूम रेंट में कोई कैपिंग ना हो। दूसरा, आपके शहर में आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास वो हॉस्पिटल हो, कैश फ्री हो। ये सारी चीजें थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट डायरेक्ट होना चाहिए। कंपनी की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कंपनी जो ये काम कर रही है। अगर पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है तो नथिंग लाइक इट। कई बार कई कंपनीज क्या करती है, बैंकिंग बिजनेस भी करती है, ये बिजनेस भी करती है, उसमें भी बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक बिजनेस में कोई चीज गलत हुई, आपने कंप्लेंट की तो उनका पूरा बिजनेस का नाम हैम्पर होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस हमें काउंट करने होते हैं।
लिमिट्स, रूम रेंट, क्योंकि रूम रेंट कैपिंग अगर लग गई तो वो टाइम पे वो वहां पे पूरा पैसा देते नहीं है। तो एक अच्छे एडवाइजर के थ्रू ही करिए आप हेल्थ इंश्योरेंस, जो करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज है वो समय पे हमें एडवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। और लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो हम हमारे लिए नहीं लेते, हमारे फैमिली मेंबर के लिए लेते हैं, जो हमारे बाद में काम आती है। तो ये सारी चीजें एडवाइजर के थ्रू होनी चाहिए। मैं पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज में। तो आप किसी ऐसे एडवाइजर को देखिए जो आपको क्रेटर कर पाए, जो आपको सर्विस दे पाए, क्योंकि ये सर्विस डिमांड करती है चीजें। Sir, through bank per month 5,000, can we have a choice to change monthly amount? Yes, you can change monthly amount. आप अमाउंट कितना भी रख सकते हो। कई एएमसी तो ऐसी है जो 100 रुपए की एसआईपी भी एक्सेप्ट करती है, बट 1000 रुपए की एसआईपी तो हर कोई एक्सेप्ट करता है। आपका पैसा बैंक से डेबिट होता है, बैंकिंग चैनल से ना करो, क्योंकि बैंकिंग बहुत मिस सेलिंग करता है। मैं ये कहूंगा अच्छा एडवाइजर ढूंढिए, उनके थ्रू काम करिए। बैंकिंग चैनल में बहुत ज्यादा अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन होती है। वहां पे टारगेट्स की वजह से हमें बहुत ज्यादा मिस सेलिंग होती है, तो वहां पे अवॉइड करिए अनलेस एंड अनटिल कोई जेन्युइन बंदा हो आपके पहचान का। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ सम की टेकअवेज फ्रॉम हितेश जी सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हितेश जी ने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था, एक पेन और पेपर लेके बैठिए, आप पूरा नोट डाउन करिए। तो आई होप एवरीवन हैज नोटेड डाउन। आई वांट एवरीवन टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स विद योर फैमिली मेंबर्स। अगर आप अपने फैमिली से डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स, एसआईपी, इक्विटी, इंश्योरेंस, जैसे उन्होंने बताया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ये इन्वेस्टमेंट, सो डोंट कंपेयर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। फिर जो जो की टेकअवेज है आज सारी चीजों के, प्लीज नोट इट डाउन। अभी सेशंस और हो गए हितेश जी के, तो की टेकअवेज आप नोट करिए, अपने फैमिली से डिस्कस करिए, and then start investing a small amount, maybe it's 1,000 rupees, 5,000 rupees, 10,000 rupees, but please जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं ट्राई करेंगे इन्वेस्ट करना, तब तक पॉसिबल नहीं होगा हमें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको जरूर गाइड कर रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, सब चीजें सीखने मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है हितेश जी की। यहाँ हम सब टीम मेंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल है, बट जब तक आप कुछ भी खुद से नहीं इन्वेस्ट करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो प्लीज डिस्कस ऑल द पॉइंट्स एज डिस्कस टुडे इन द सेशन विथ योर फैमिली मेंबर्स। आगे भी सेशंस लेंगे, जैसे पहले हमने देखा था, आज 10 मिस्टेक्स हमने देखी कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में। तो आई होप एवरीवन, आई वांट नेक्स्ट सेशन के पहले आप कुछ डिस्कस करें अपने फैमिली से, कुछ क्वेरीज है हमसे आके पूछिए, तो भी हमें भी अच्छा रहेगा कि हम जो बता पा रहे हैं आपको नॉलेज, उसका आप यूज हो रहा है, एटलीस्ट प्रैक्टिकल यूज हो रहा है। तो प्लीज डिस्कस करिए एंड गेट बैक टू अस एनी टाइम। सो वी हैव गिवन हितेश जी's नंबर आल्सो थ्रू बीएलएफ टीम, तो प्लीज डिस्कस करिए एंड गेट बैक टू अस। हितेश, एनी मोर क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू एड्रेस? There are no questions. I'm just Okay, checking anyone the chat interested to box. ask, they can raise your hand also. I think Hitesh has answered all the questions. So I think we can wind up the session now.